नमस्कार साथियों, मैं रफ़ीक खान सुरियास हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान के सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए। आज अपन देखते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, साधारण भाषा में अपन कह सकते हैं वो खनिज कहलाते हैं। साधारण भाषा में इसे खनिज कहा जाता है। खनिजों के प्रकार 3 प्रकार होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, और वे खनिज जो प्रकृति में मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लोह अयस्क है, मैग्नीज है, सीसा जस्ता है, चांदी है, तांबा है। और अधात्विक खनिजों के उदाहरण में देखें तो चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर और अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिजों के अगर उदाहरण की बात करें तो कोयला है, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है। खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र, अच्छा प्रश्न बनता है ये, कौन सा है जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिजों की उपलब्धता है और उत्पादन भी सर्वाधिक होता है? वो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। सीसा जस्ता उत्पादन में देश में प्रथम स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? ये देबारी उदयपुर में लगाया गया। नाम याद रखना, ये जस्ता शोधक है केवल। जो अगला प्रश्न है सीसा जस्ता शोधक, ये सीसा जस्ता दोनों है, इसमें जस्ता है। सीसा जस्ते की बात करें तो वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। सीसा जस्ता का चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है, और केवल जस्ता की बात करें तो देबारी उदयपुर में है। अम्ल बैटरी, नाम देखो, अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि सभी में काम आने वाला खनिज कौन सा है? तो वो सीसा जस्ता ही है। रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट में काम आने वाला जो खनिज है वो है जिप्सम है। और केवल ये जिप्सम है, केवल रासायनिक उर्वरक में काम आने वाला रॉक फॉस्फेट है। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में उपयोगी जो खनिज है वो वोलेस्टोनाइट है। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? जो सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, यानी एक बार अगर काम में ले लिया तो वापस समाप्त हो जाते हैं, वो सदा के लिए समाप्त होने वाले ऊर्जा संसाधन। और गैर परंपरागत की बात करें तो इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, वो गैर परंपरागत कहलाते हैं। तो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस एक बार समाप्त हो गई, इनको वापस काम में नहीं लिया जा सकता। परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा और बायोमास, इन सब का उपयोग अपन बार बार कर सकते हैं। कोयला अगर बात करें तो राजस्थान, पूरे भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट। इसमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट है, जो जलने पर सबसे कम धुआं देता है। राजस्थान में जो पाया जाने वाला कोयला है वो लिग्नाइट है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये बरसिंहसर बीकानेर में पाया जाता है, कपूरडी बाड़मेर में पाया जाता है, मेड़ता रोड नागौर, मेड़ता रोड का क्षेत्र है पूरा, जायल का लगभग जो क्षेत्र आता है, जो कोयले की खदानें हैं वो सब लिग्नाइट कोयला है, और जैसलमेर में भी लिग्नाइट कोयला है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में है, सुपर थर्मल पावर। आगे देखो, कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र जो कोटा, कालीसिंध और छबड़ा में है, छबड़ा 12 में है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र गिरल बाड़मेर में है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार है घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनियारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। और खनिज तेल के भंडार की बात करें तो वो सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर और ऐश्वर्या और मंगला, ये बाड़मेर में। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन से हैं? तो रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस आधारित, याद रखना, प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह रामगढ़ जैसलमेर, अंता 12 और धौलपुर में। राजस्थान में जल विद्युत उत्पन्न किए जाने वाले स्थान है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, माही बजाज सागर बांसवाड़ा। भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप और जलवायु किस ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? यानी यहाँ का भौतिक स्वरूप और जलवायु है वो पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है, और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत सी संभावनाएं हैं।
राजस्थान में पवन आधारित विद्युत ग्रह कहाँ कहाँ पर है? तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर में। राजस्थान में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई? जोधपुर के भाडला में। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है वो कहलाता है अयस्क, यानी धातु किससे निकलते हैं? वो अयस्क से निकलते हैं। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में कृषि की। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जनसंख्या खेती में लगी रहती है। शुरू से ही राजस्थान एक कृषि प्रधान ही रहा है। इस टॉपिक में मैंने कुछ अन्य तथ्यों को जोड़ने का भी प्रयास किया है जो कि फैक्ट हैं। इन फैक्ट को जो पुस्तक में दिए हुए नहीं थे, मैं ये राजस्थान बोर्ड में कक्षा 6 से 8 में चलने वाली किताबों से बनाए गए नोट्स हैं। तो कुछ तथ्य मैंने लिए हैं जो अब किताब में नहीं थे, वो भी इसमें ऐड किए हैं मैंने। कृषि किस व्यवसाय की गतिविधि है? तो सबसे पहले ये प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। व्यवसाय जब अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। राजस्थान की कृषि कैसी है? तो ये मिश्रित कृषि है। राजस्थान में होती जो मिश्रित कृषि है। राजस्थान की कुल जनसंख्या जो कृषि कार्यों में संलग्न है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये। कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या 62% है। कितने प्रतिशत? 62% है। पहले ये 70% थी, कई किताबों में 70% भी दिया हुआ हो सकता है। राजस्थान का भारत की कुल कृषि में योगदान कितना है? राजस्थान का योगदान 11% है। राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? वो 70% भूमि कृषि योग्य है राजस्थान की। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी 53% क्षेत्र में ही खेती की जाती है। राजस्थान का जोतों का औसत आकार, जोत मतलब खेतों का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर है औसत। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला बाड़मेर है और न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला राजसमंद है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला गंगानगर है जहाँ 87% और न्यूनतम सिंचित वाला चूरू है जहाँ केवल 5% है। सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि सबको पता है आपको, जैसलमेर है। अब देखो कुछ चीज़ों में मैं सर्वाधिक उत्पादन की बता रहा हूँ। सर्वाधिक अनाज उत्पादन गंगानगर में होता है, दलहन उत्पादन नागौर में होती है, तिलहन में गंगानगर है, मसालों में बारा है, फलों में गंगानगर है और सब्जी में जयपुर है। आगे देखते हैं अपन ऋतुओं के आधार पर फसलें। इसके मैंने प्रश्न न बनाकर शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है। ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की फसलों को 3 भागों में बांटा गया था, जो पहले भी देखा अपन ने। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, अब देखो खरीफ की फसल को सियाड़ू या सावणू भी कहते हैं, सावन में होती है इसलिए। रबी की फसल को उनालू कहते हैं। उनालू कहने का मतलब ये जो सर्दी में फसल होती है उसको उनालू कहा जाता है। ध्यान रखना, ये उल्टा सिस्टम है ये, क्योंकि ये गर्मी आने पर काटी जाती है इसलिए इसको उनालू कहा जाता है। और जो जायद की फसल है वो ग्रीष्मकालीन ही होती है, गर्मी में बोई जाती है, गर्मी में काटी जाती है, इसलिए काटने के हिसाब से है ये। अब देखो बुआई कटाई देख लो इनकी। बुआई खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और जायद की फसल फरवरी मार्च में बोई जाती है और मई जून में काटी जाती है। कुछ उदाहरण है, अच्छे उदाहरण। खरीफ में अब देखो बाजरा, चावल, मक्का, जवार, कपास, गन्ना, तिल, मूंग, मोठ, चौला, अरंडी, सोयाबीन। रबी की बात करें तो गेहूं, जौ, मेथी, सरसों, राई, तारामीरा, बसूर, मटर, अफीम। और जायद आप जानते हैं वो ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है और खीरा है। ठीक है, अब देखो उद्देश्यों के आधार पर भी फसलों के प्रकार हैं, जो कि 5 प्रकार दिए गए हैं। जिसमें देखो एक तो खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? जो खाई जाती हैं, अपन खाने के लिए जो बोते हैं। खाने वाले तो कई हैं, लेकिन जिन फसलों को किसान केवल खाने के आधार पर ही बोता है, अगर ज़्यादा हो तो बेचते भी हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, जवार है। दलहन की बात करें तो दलहन में बांटा गया है चना, मूंग, मोठ, मटर, अरहर, मसूर। तिलहन की बात करें तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तारामीरा। और नकदी फसल यानी वो फसल जिसको आदमी इसीलिए बोता है किसान की उसको बेचकर पैसे कमाने, यानी वो पैसे कमाने के हिसाब से ही बोता है। जैसे गन्ना है तो गन्ना घर के लिए कोई नहीं बोता, बेचने के लिए ही बोते हैं। कपास है, अफीम है, तंबाकू है और जूट है। ये क्या है? नकदी फसलें। और पेय फसलें तो आप जानते ही हो, चाय और कॉफ़ी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप खुद भी पढ़ें
और अपने मित्रों को भी ये पढ़ाएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।